वेलकम टू द होम पेज ऑफ हॉरर स्टोरीज। दहेज एक ऐसा कीड़ा है जो कि हमारे समाज की जड़ों को भी कमजोर कर रहा है और हमारे समाज को भी खोखला कर रहा है। कभी ना कभी किसी न किसी की बहू बेटी जरूर दहेज से परेशान हुई है। दहेज के लालची लोग इतने बेकार होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपने घर की बहू को परेशान कर रहे हैं। आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि कैसे कुछ रुपयों के लालची लोगों ने अपने घर की बहू को मार डाला और उन्हें इस चीज का गिल्ट भी नहीं था, पछतावा भी नहीं था कि उनके हाथों से कुछ बुरा काम हुआ है। पर इसी चीज का बदला उनकी बहू ने इस तरीके से लिया कि उनको जीवन भर याद रहेगा और उनको अब मरते दम तक याद रहेगा कि कुछ ऐसा भी हुआ था और उनके जीने का सहारा भी उसने छीन लिया। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी डरावनी हॉरर स्टोरीज लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। उड़ीसा के एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। वो काफी सुंदर थी, काफी उसका नेचर काफी अच्छा था। वो कभी भी किसी से फालतू की बातें नहीं करती थी और जो भी कोई उसको देखता ना तो वो उसका दीवाना हो जाए, वो इतनी सुंदर थी। वो अपने घर में सबकी प्यारी थी क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके माता पिता अपनी बच्ची से काफी प्यार करते थे। उसकी जो राधिका थी उसकी शादी की एज हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पापा जी उसके लिए एक अच्छा लड़का देख रहे होते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी बोल दिया होता है कि आपको मेरी लड़की के खातिर कोई अच्छा लड़का मिले ना तो आप मेरे को बताना। काफी रिश्तेदार उनको बताते हैं कि ये लड़का है, तो सब कुछ फिट होता है, सब कुछ फाइन होता है। वो उनको लड़की भी पसंद आ जाती है। पर वो लोग दहेज काफी मांग रहे होते हैं, कोई 25 लाख कोई 20 लाख। उनके पास वो फाइनेंशियली इतने फिट नहीं थे, इतना अमीर नहीं थे कि वो कभी मतलब लाखों रुपए किसी को दे सके, जिसकी वजह से लोगों को वो लड़की पसंद आने के बाद भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर बाद में वो राधिका के मम्मी पापा जी सोचते हैं कि अब बच्चे की शादी नहीं हो रही, अब मैं क्या करूं। ऐसे तो इसकी दहेज की वजह से कभी शादी नहीं होगी। तो उसकी मम्मी कहती है तो ऐसा करते हैं, अब इसकी कहीं ना कहीं से जो उधार लेके या हमारा जो जमीन पड़ी है उसे बेच के हम इसकी शादी करा देंगे। वैसे भी हमारा एक प्लॉट है हमारे पास, अब कोई लड़की तो या कोई बच्चा तो है नहीं है या लड़का भी नहीं है जिसके लिए हमको जमीन रखनी है, तो हम इसी को दे देंगे, इसी के शादी में बेच देंगे। तो उनका एक रिश्तेदार होता है, वो बताता है कि भाई साहब मेरे नजर में एक लड़का है, वो काफी अमीर है। उनके घर में काफी, उनके पास मतलब काफी जगह है, जमीन है। उनको वो लड़का भी काफी मतलब प्राइवेट जॉब करता है, उसकी भी सैलरी भी काफी ठीक ठाक है। मेरे हिसाब से आपकी बच्ची वहां पे एकदम सुखी से रहेगी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो कहते हैं आपको ऐसा करना, उनको मेरे से मिलवाने के लिए ले आना। तो वो लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आते हैं, उनकी बात चल रही होती है। वो लड़के वाले कहते हैं आपकी लड़की तो काफी सुंदर है। वो जो राधिका के पिता होते हैं वो कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हो, इसकी काफी लोग कहते हैं कि ये इसके जितना सुंदर मैंने अब तक कहीं भी कोई देखा नहीं है। वो कहते हैं ये तो सही कहते हैं क्योंकि ये इसको जो भी कोई एक बार देखेगा वो इसकी सुंदरता में मनमोहित हो जाएगा। तो वो कहते हैं हाँ। वो इनके बात में डिस्कशन चल ही रहा होता है, जब भी लड़के की माता कहती है कि आपको वो शादी की पहले मैं शर्तें बता देती हूँ कि हमको क्या क्या चाहिए। तो वो बोलती है हमको आपसे 10 लाख रुपए चाहिए और बाकी आपकी जो शादी का अरेंजमेंट होगा वो आपको खुद ही देखना होगा। पर इतना सब उसकी पहले भी उसकी सगाई टूट जाती है, जिसकी वजह से उसके माता पिता कहते हैं दहेज की वजह से इसकी काफी बार सगाई टूट गई है, तो अब ऐसा करते हैं हम इसकी कर ही लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी बात को एग्री कर लेते हैं और वो शादी की बातें चलने लगते हैं उनके बीच में। जब ही राधिका कहती है अपने माता पिता से कि आपने इतने सारे रुपए के लिए 10 लाख रुपए के लिए आपने क्यों ये माने, ये तो दहेज लेने वाले लोग हैं, आप क्यों इतना वो मेरे पीछे इतने रुपए खर्च कर रहे हो। तो वो कहता है तुम मेरे घर की इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए ही तो जिंदा हूँ और तुम्हारे ही ये सब कुछ है हमारे जाने के बाद। तो मैं अब इसका क्या करूंगा, जिससे कि अब मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारी शादी में ही लगा देता हूँ और वैसे भी हमारे पास जो प्लॉट है वो मेरे को तुमको देना है या उसको अब देख के तुम्हारी शादी कराऊं। बात तो एक ही पड़ रही है ना। तो वो किसी तरीके से अपनी बेटी को कन्वेंस कर लेते हैं। धीरे धीरे शादी का भी दिन आ जाता है, उन दोनों के बीच में शादी हो जाती है। शादी के पहले शादी के पहले 1-2 दिन तो उनके काफी अच्छे तरीके से जाते हैं।
तो धीरे-धीरे क्या होता है, उनकी जो सास होती है ना, तो लड़का होता है और उनके ससुर होते हैं, वो उससे एकदम अजीब-सा बिहेव करने लगते हैं। उससे कहने लगते हैं कि तुम ऐसा करो, अभी मैं एक बिज़नेस शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे को रुपए चाहिए तो तुम अपने पिताजी से कुछ रुपए लेके आ जाओ। वो कहती है मैं अपने पिताजी से ऐसे कैसे रुपए ले सकती हूँ? उन्होंने तुमको 10 लाख रुपए दिए तो हैं, तुम्हारा 10 लाख रुपए से भी कुछ नहीं हुआ। और मैं उनके पास तो अब कुछ देखने के लिए भी नहीं है जिससे कि मैं उनसे रुपए माँग सकूँ। तो वो कहते हैं तुम ज़्यादा फालतू मत बोलो, तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना वो करो। पर वो अपने माता-पिता से दुःख हार के कहते हैं कि मम्मी-पापा वो कुछ रुपए चाहिए थे। वो कहते हैं अब हम तुमको कैसे रुपए दें, तुम खुद ही सोचो, अभी मैंने तुम्हारी शादी भी किसी से ये कर्ज लेके करी है, ये घर बेच के करा है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे दे सकता हूँ? वहाँ से उसके जो ससुर और उसके पति होते हैं वो उसे अजीब उल्टा-सीधा कहते हैं कि इसके घरवालों ने दिया ही क्या है? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से तो अच्छा मैं मतलब कुछ भी नहीं है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा तो हमें कोई और दे रहा था, पर इसकी मति मारी गई थी, इसको ये लड़की पसंद आ गई, जिसकी वजह से हमें 10 लाख रुपए में ये सब कुछ तय करना पड़ा। और उसको जहाँ भी वो जाती ना तो उसको अजीब निगाहों से देखती, ताकि जब देखो मुँह उठा के आ जाती है, इतना ये नहीं कि अपने मम्मी-पापा से रुपए ले ले। वो कहती है तो वो अपनी सास से कहती है, "तुम क्या मम्मी तुम हमेशा रुपए-रुपए करती रहती हो, मैं अब कैसे उनसे माँगू? उनके पास अब कुछ है भी नहीं है, वो अब कमाते भी नहीं है, वो अब किस चीज़ से तुम्हें रुपए दें? उनके पास देखने के लिए भी कुछ नहीं है, उनके पास वही घर है।" तो वो कहती है, "ऐसा करो तुम घर को" जो सास होती है वो कहती है, "अपने पिताजी से कह दो वो घर को बेच दें।" तो वो कहते हैं, "ये घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ पे?" यहाँ के उनके सास और बहू के बीच में बहस चलती है, वो वहाँ से बहू चली जाती, कहती है, "अब मैं इनसे क्या कहूँ? ये भी मेरी माँ मम्मी की तरह ही हैं।" उसके बाद उनका लड़का आता है, वो अपने लड़के से कहती है मतलब डरा देती है, झूठ-झूठ बोल देती है कि ये क्या है, ये ब बहू कह रही है कि तुम ऐसा करो यहाँ से मर ही जाओ, यहाँ से खाली करके चले जाओ। जब देखो मेरे से रुपए-रुपए करते रहते हो, तुम्हारा वो ये कह रही थी कि तुम्हारा वो लड़का नहीं कमा सकता? ऐसा ऊँट की तरह रहता है, कुछ काम ही कर लिया करो और ससुर से कह रहे थे, कैसे पागलों की तरह पड़े रहते हो कि ये काम कर लिया करो, इनसे रुपए कमा के ये रुपए कमाएँगे तो तुमको अपने बच्चे को दे दें, क्यों मेरे मम्मी-पापा को परेशान कर रहे हो? ये सारी बातें सुन के उनका लड़का होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसे ऐसा लग वो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है तुमने मेरी मम्मी से क्या कहा? मेरे पापा के बारे में, मेरे बारे में और मेरी मम्मी के बारे में, तुम्हें नज़र नहीं आता तुमसे बड़े हैं वो और तुम ऐसे कैसे तो वो कहते हैं मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा, यही कहा कि तुम दहेज उन्होंने 10 लाख रुपए दिए तो हैं, अब मैं अपने पिताजी से कैसे बोल सकती हूँ रुपए की? तो उनके बीच में कहा-सुनी हो जाती है। वो इतना गुस्सा हो जाता है, इतना मतलब एंग्री होता है, इतना गुस्सा होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो आखिर कर क्या रहा है। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है। कहता है तुमसे जितना कहा करूँ तुम उतना करा करो, अपने मम्मी-पापा से रुपए लेके आओगी या नहीं? तो वो कहती है मैं नहीं लेके आ सकती, अब उनसे नहीं माँग सकती। तो वो उसको उठा के मतलब साइड कर देता है। तो वो कहती है मैं नहीं ला सकती, मेरी प्रॉब्लम समझो। वो कहता है तुम्हें लाने पड़ेंगे। तुम लेके आ रही हो या नहीं? वो कहती है नहीं। तो वो अपनी पत्नी के एक थप्पड़ मारता है, जिससे कि वो मतलब डिसबैलेंस होके जो बेड नहीं होता उसके एक कोने में जाके उनका सिर लगता है। वो ऐसी जगह पे लगता है काफ़ी सेंसिटिव एरिया होता है। उसके बाद वो वहाँ पे ही गिरी रह जाती हैं। वो फिर भी नहीं रुकता, वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो उसको उठाने की कोशिश करता है और उसके जो फेस होता है उसपे मारने लगता है। तेरे मुक्के से वार करता है, तेरे से कह रहा हूँ ना कि मेरे को रुपए ला के दे, रुपए ला के दे, रुपए ला के दे, मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तेरे को नजर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो उसके पीछे से खून आने लगता है, जब वो रुकता है, वो वहां से वापस आ जाता है, वहाँ रूम से मतलब रूम छोड़ के चला जाता है। फिर कुछ देर बाद उसकी सास आती है देखने के लिए, आखिर ये इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आई? जब वो जाती है तो चेक करती है हर जगह मतलब खून बह रहा है उसके, और उसको चेक करती है उसकी कि पल्स चल रही है या नहीं, तो वो मतलब पाती है कि वो मर गई। वहाँ पे उसका गेम ओवर हो जाता है। तो वो अपने पति से और अपने बेटे से बात करके, जब ये पुलिस केस हो गया, अब ज़रा सँभल के रहना। तुम ऐसा करो यहाँ पे जो पुलिस वाला है ना उसको रिश्वत खिला दो और जो भी माँग रहा हो वो समझा ले और हम पे नाम ना आए। तो वो पुलिस वाले को अपनी साइड में कर लेता है और
ये अफवाह फैला देता है कि ये अपने किसी आशिक के साथ थी और मैंने इसे पकड़ा, तो तुम ये कहने लगी कि तुम यहाँ से चले जाओ और जितना जल्दी हो सके मेरे को तलाक दे दो, मैं अपने आशिक के साथ रहूंगी। तो मैंने कहा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो उसने ये कहने लगी मैं तुम्हारे परिवार वालों को और तुमको फंसवा दूंगी झूठे केस में। तो उसने अपने ये मुक्के भी मारे और अपने चोट भी लगाई। उसके बाद मैं चला गया, फिर मैं आया तो ये सब पाया गया। तो पुलिस तो उनसे मिली हुई थी, तो ये केस भी वहाँ पे ही खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि उन लड़की वालों को भी नहीं पता था कि उनकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा भी हुआ है। फिर वो लड़की वालों को कहीं उनके किसी मेहमान से पता चलता है कि उनकी लड़की की डेथ हो गई है। वो वहाँ पे जाते कहते हैं उन लड़के वालों से, तुमको इतना भी नहीं पता कि तुमने मेरी बच्ची को मार डाला, तुमने और बताया भी नहीं। उनको वो बुरी तरीके से रोते हैं, पर वो अब आखिर कर ही क्या सकते थे, क्योंकि पुलिस से भी उन्होंने बात करी तो पुलिस भी जो लड़के वाले थे उन्हीं का साथ दे रही थी, कह रहे थे कि ये लड़की किसी के साथ मिली हुई थी, किसी अपने आशिक के साथ इन्होंने पकड़ा और इन्होंने कुछ कहा नहीं था, तो ये उनको फंसाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि तुम जितना जल्दी हो सके मेरे को तलाक दे दो, मेरे को अपने आशिक के साथ रहना है, इस तरीके से। और वो जानते थे उनकी बच्ची कितनी शरीफ है, वो इन सभी चीजों से हमेशा दूर रही है। कुछ दिनों बाद जो आदमी होता है ना, वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। जब भी वो सोता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। फिर वो कुछ दिनों बाद तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी पत्नी उसके हर मतलब जब भी वो कहीं भी जा रहा है तो उसके साथ चल रही है। धीरे धीरे वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा, कहने लगा मम्मी वहां पे मेरी पत्नी है, वहां पे वो राधिका उधर है, मम्मी राधिका उधर है। वो चिल्लाने लगा, कहने लगा मम्मी मेरे को बचा लो प्लीज, मैं नहीं बच, मेरे को हर जगह राधिका दिखाई दे रही है, पागल हो जाऊंगा। वो उसकी बात का विश्वास नहीं करते कि आखिर ऐसा कैसे ये पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। फिर क्या होता है, एक बार ना वो जो राधिका की मम्मी और ससुर जी ना ऊपर होते हैं, तो राधिका के ससुर आ रहे होते हैं, तो वो ना उनको ऐसा लगता है कि सीढ़ियों से किसी ने धक्का दिया तो वो गिर जाते हैं। और एक बार क्या होता है कि ऊपर उनकी सास होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि हाँ ये सही कह रहा था कि राधिका की मतलब इधर ही हमारे आस पास है, तो जो वो सोचते हैं कि मैं अपने गांव से बाबा को बुलाऊंगी जो कि इन सभी काली शक्तियों में माहिर होगा भूत प्रेत को पकड़ने में। तो वो अपने गांव से बाबा को बुलाती हैं। बाबा गुस्से हैं, गुस्से मतलब गुस्से ही बोल देते हैं यहाँ पे तो किसी बुरी आत्मा का साया है। वो कहते हैं बुरी बुरी आत्मा का साया। वो कहते हैं पहले तुम पूजा, मेरे को पूजा करनी होगी उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो वो अपना सारा सामान लेके आते हैं, पूजा करने लगते हैं। फिर वो उसको राधिका से की आत्मा से पूछते हैं कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तो राधिका की आत्मा कहती है मैं मेरे को बस अपना बदला पूरा करना है, मैंने तो अपने घर पे बस खुशहाली से जीवन की कामना की थी, इन लोगों ने पर दहेज की वजह से मेरे को मार डाला। मैं अभी इनके लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, अपने पति को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे आई हूँ। वो कहता है तुम बदला नहीं ले सकती, तुम्हें जब पता है तुम्हारे ये पति है, तुम इसको कैसे मार सकते हो। कहते पति इसने मेरी कभी कदर नहीं की, पर इन घर वालों को हमेशा दहेज की वो थी। अब मैं इसकी 3 दिन के अंदर इसको मार के रहूंगी, तुम इसको कहीं भी छुपा लो, पाताल में क्यों ना छुपा लो, मैं इसको मार के रहूंगी। तो बाबा कहते ये अभी काफी गुस्से में है और ये काफी मतलब ताकतवर भूत है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, जितना जल्दी हो सके तुम अपने लड़के को यहाँ से दूर भेज दो। तो वो क्या करते हैं, उसी रात लगभग 8-9 बजे अपने लड़के को कहते हैं कि तुम ऐसा करो मौसी के यहाँ पे चले जाओ, कुछ दिनों तक वहां पे रहना जब तक यहाँ का मामला सेट ना हो जाए। तो वो अपने लड़के को भेज देते हैं लड़के को। तो रात को वो ड्राइविंग कर रहा होता है, लगभग 10-11 बजे की बात होती है। तो वो जब ड्राइविंग कर रहा होता है ना, तो वो उसकी कार की स्पीड होती है लगभग 110-120, वो हाईवे पे होता है। तो वो चल रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि सामने उसकी पत्नी आ गई है। उसको रोकने के वो जब ये ब्रेक लगाते काफी तेजी से वो जब लड़का अपनी कार की ब्रेक लगाता है ना, तो उसकी कार एकदम गोल से घूम जाती है और पीछे से ट्रक आ रहा होता है, वो भी हाई स्पीड में, वो उसकी कार को ठोक देता है और लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जब ये सारी बात लड़के के माता पिता को पता चली, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली।
आपने देखा कैसे एक लालच ने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तो जो लड़की इतने अरमान लेके अपने ससुराल आई थी, उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एंड ऑफ द स्टोरी मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आपको जब कभी भी ऐसे लोग मिले कि जो लालची हों, जो कि दहेज लेना चाहते हों, तो उनसे जितना हो सके उतना दूरी बना के रखें और अपने बहू बेटियों की उनसे कभी भी शादी ना करे, क्योंकि ऐसे लोग आपके लिए और आपकी बहू बेटियों के लिए उतने ही खतरनाक है जैसे कि जंगल में एक शेर। अब आपसे बस एक ही गुजारिश है, आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस स्टोरी को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। क्या पता इसी स्टोरी को शेयर करने से किसी की जिंदगी बच जाए। चलिए मिलते हैं एक नई दिल दहलाने वाली हॉरर स्टोरी में।